गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, वो उसका सॉल्यूशन हमने शुरू कर रखा है। ठीक है, तो हमने लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज़। हमें बताना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, कैसे पता करेंगे? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब जो इसका डिटरमिनेंट हम सोल्व करेंगे, अगर उसके अंदर एक्स नहीं आ रहा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर थीटा नहीं आ रहा तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, या कोई कांस्टेंट हमारी है तो वो एक्स और थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो करो इसका डेरिवेटिव जब हम सोल्व करेंगे, तो जब इसका डेरिवेटिव सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास। इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो सॉरी डिटरमिनेंट तो सबको निकालना ही आता है, तो ये निकालो। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वेयर -1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कोस थीटा साइन थीटा, और प्लस का एक्स कोस स्क्वेयर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1, और क्या बचेगा? एक्स बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा माइनस एक्स क्यूब, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड क्यू बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, और पी क्यू हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू जीरो। पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, वेयर जीरो इज नल मैट्रिक्स। किसी भी दो नंबर की प्रोडक्ट पी, और मान लो यही है, किसी भी दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो कब होगी? जब आइदर पी जीरो और क्यू जीरो। ठीक है, या फिर दोनों आइदर पी जीरो और क्यू जीरो। ठीक है, या दोनों जीरो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, क्या कब होगी? या तो पी जीरो होगा तो क्यू क्या होगा? पी अगर नॉन जीरो है तो क्यू को क्या होना पड़ेगा? जीरो। बिल्कुल ठीक है, पी अगर जीरो है तो क्यू को क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो। ठीक है, ये भी। और पी और क्यू क्या होंगे? दोनों जीरो। एक मैट्रिक्स को तो जीरो होना ही होना पड़ेगा हर हाल में, जब ये जाके नल मैट्रिक्स आएगी। अगर पी जीरो है तो क्यू जीरो हो या नॉन जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पे भी अगर क्यू जीरो है, सॉरी सेकंड ऑप्शन में था वो रिजल्ट, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? क्यू अगर जीरो है तो पी नॉन जीरो होगा, कोई बात नहीं। अगर ये दोनों जीरो हैं तो भी हमारे पास जीरो आएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, ए बी सी आर पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, पी हमारे पास गिवन है और डेटरमिनेंट ऑफ पी इज नॉन जीरो है, तो नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, एक बात याद रखना है यहाँ पे, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट जो है नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो उसके पास क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास कंडीशन आएगी, और दूसरा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो अब इसने बोला है अगर डेटरमिनेंट की पी इज इक्वल टू जीरो वैल्यू दे देता है, अगर किसी भी डेटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पीछे भी किया था है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इज नॉन जीरो। ठीक है, एक्स क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, और डेटरमिनेंट अगर जीरो है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए है? अगर डेटरमिनेंट क्या हो? हमारे पास नॉन जीरो हो, डेटरमिनेंट नॉन जीरो हो, तो इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कब ट्रू होगी? जब हमारे पास जो डेटरमिनेंट है वो क्या होगा? हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, तो उसके पास हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है 1 2 1 1, हमें बताना है कि कौन सी मतलब सेटिस्फाई करेगी। तो देखो ए स्क्वेयर जब निकालेंगे तो ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आएगा? 1 2 1 1, यह आ जाएगा 1 2 1 1। तो यहाँ से इसका करेंगे 1 प्लस 2 यानी कि 3, यहाँ से 2 प्लस 2 यानी कि 4, यहाँ से 1 प्लस 1 यानी कि 2,
यहाँ से 2 प्लस 1 यानी कि 3 ये आ जाएगा। अब क्या करना है, ए स्क्वेयर में -2a ऐड करो, -2a, 2 इसके अंदर ले जाओ, 2 2 2 जा 4, 2 स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ है तो 2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, देखो इन दोनों ऑप्शन में माइनस है तो इन दोनों को सोल्व करो। इन दोनों में क्या इनको 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 0, ठीक है। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। इसको माइनस आइडेंटिटी करेंगे 1 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 - 1 0 0 0, किसके इक्वल आ रहा है ये हमारे पास 0 के इक्वल। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट। +1 करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये गलत है, ये तो गलत ही है, ये 0 नहीं आएगा। यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अभी पीछे क्वेश्चन क्या था, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स उसका डिटरमिनेंट क्या है नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर मैंने ये बोला था अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ए एक्स इज जीरो इम्प्लाइज क्या करेगा कि एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। ये कब ट्रू होगी, जब हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा जीरो होगा, तभी हमारे पास क्या होगी ट्रू होगी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे फोर्थ है। देखो ये 55 क्वेश्चन और ये 53 क्वेश्चन दोनों का आंसर मैच हो गया ना। अगर किसी को रिजल्ट पता है तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए द इक्वेशन ऑफ मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1 ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये देखो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से हम केस बनाएंगे जब x और y दोनों क्या है पॉजिटिव। क्या केस बनेंगे, इसमें 4 केस बनेंगे। जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ठीक है, और यह जब दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। ये 4 केस यहाँ से पॉसिबल हो गए। जब हम यहाँ पे पॉइंट्स निकालेंगे, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा 1, और जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से जब 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 1, और फिर y को 0 पुट करेंगे तो -1। यहाँ से हमारे पास आएगा 0 -1 और 1 और 0। यहाँ से हमारे पास आएगा 0, -1 और -1, 0। बस 0 और 1 पुट करके बस सीधा पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्सों को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ जब करेंगे हम तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे है 1 0, यहाँ पे है 0 1, यहाँ पे है -1 और 0, यहाँ पे है 0 और -1। तो इनको मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये स्क्वायर तो बन गया। तो स्क्वायर ऑफ साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर की साइड कितनी है हमारे पास, यहाँ से साइड निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो 0 -1 का स्क्वायर 1 + 1 तो कितना आ गया √2। तो स्क्वायर ऑफ साइड √2 यानी कि क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। 1 कैसे आएगी, 1 नहीं आएगी, स्क्वायर ऑफ साइड √2 आएगी जब 0 और 1 और 0 का जो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो, ठीक है, कितना है √2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्वेशन mx इज इक्वल टू वाई प्लस सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं। m हमारे पास क्या होती है स्लोप, और c हमारे पास क्या होगा यहाँ पे इंटरसेप्ट। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है ना। अब यहाँ पे -c हमारा इंटरसेप्ट है। देखो स्लोप को ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब क्या है स्लोप। तो देखो ग्रेडियंट m इंटरसेप्ट -c, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 1/m तो है ही नहीं, और c ग्रेडियंट तो स्लोप होती है, तो दोनों ऑप्शन ही गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। हो गया सबको क्रिस्टल क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। तो चलिए द इक्वेशन x² प्लस यहाँ पे y², ये x² प्लस 2hxy प्लस 2x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब यहाँ पे h क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। यही हमारे पास होती है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो दूसरा
एक दो रिजल्ट और मैं बता रही हूँ। जब हमारे पास एच स्क्वेयर लेस देन ए बी होगा, ए बी मतलब एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशेंट है वो और वाई स्क्वेयर का जो कोफिशेंट है वो, अगर ए बी होगा, एच स्क्वेयर लेस देन ए बी होगा, तब हमारे पास वो क्या बनेगी, इलिप्स बनेगी। और इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, लेस देन 1। ठीक है। जब एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी की मल्टीप्लाई करके किसी इक्वल आ रहा है वो एच स्क्वेयर के, तब उस केस में वो बनेगा क्या, पैराबोला बनेगा। और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी पैराबोला की कितनी होती है, 1। सर्कल की इसेंट्रिसिटी तो सबको पता ही है क्या होती है, 0। ठीक है। अच्छा, एक केस हमारे पास ये हो गया। अब देखो, जब एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए भी है, तब उस केस में क्या बनेगा, हाइपरबोला। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। अब इसके साथ ये कंडीशन भी आ जाए, अगर ए प्लस बी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे जो हमारा केस बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। और इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी, 1/2। ठीक है, आ गया समझ में। ये बाकी फॉर्मूले और मैंने आपको बता दिया, आगे काम आएंगे। ठीक है। लेट S1 एंड S2 भी 2 फिक्स्ड पॉइंट। S1 और S2 कोई 2 फिक्स्ड पॉइंट है। P कोई फ्री पॉइंट है, यानी कि कोई भी प्लेन में हमारे पास P कोई पॉइंट है। ठीक है, फ्री है मतलब कहीं पर भी है। सच दैट, यहाँ पे क्या बोला है, PS1 इज इक्वल टू PS2 प्लस के, तो इसको हम लिख सकते हैं PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू के। S1 और S2 कहीं पर भी पॉइंट है, ये S1 और ये, लेकिन ये फिक्स है, ये S2। तो हमारे पास जो P से S1 और S2 का जो मतलब ये है, PS1 का जो डिस्टेंस और PS2 का जो डिस्टेंस है उनको माइनस करें तो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास सीधा रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो, मैं ऊपर लिख रही हूँ। रिजल्ट कहता है, इफ़ द difference of the distance of a point from two fixed point is constant। ये लिख लेना, ये रिजल्ट है बेटा। अगर किसी भी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, मतलब डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट हो रहा है, देन दी लोकस ऑफ द पॉइंट, जो लोकस ऑफ पॉइंट बनेगा, देन द लोकस ऑफ पॉइंट इज, वो क्या बनेगा हमारे पास, हाइपरबोला। क्या बनेगा हमारे पास, हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, आ गया बात समझ में। तो ये यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारा सीधा रिजल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D होती है। तो यहाँ से D की वैल्यू निकालो, D की वैल्यू पासिंग 0 से पास कर रही है, तो D इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आई, AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू 0। ठीक है, ABC हमारे पास प्लेन के डायरेक्शन को साइन है, और ये इस लाइन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर है किसी प्लेन में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे LMN, यहाँ पे इसकी क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या होते हैं, LMN होते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पे AX प्लस B इसको सेटिस्फाई करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को। तो यहाँ पे उठा के ये डायरेक्शन रेशियोज पुट कर दो ABC की जगह, तो ये हो जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0, यानी कि B ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, द वैल्यू ऑफ c दैट मेक्स एफ ऑफ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, मैंने अभी पीछे बताया था डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालते, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ(x) dx। ठीक है, अब ये रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मेक्स, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस होता है ना, तो अगर ये कॉन्टीन्यूस है हमारे पास बन जाता है, कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू किसकी होगी, इंटीग्रल की वैल्यू 1 के। अब इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये x कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो वहाँ हमने शुरू करी कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, c(e⁻⁻x dx इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका
सी तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो हमारे पास e⁻⁻x माइनस आगे, तो 1 से इन्फिनिटी और 1, इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे और 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस c e⁻⁻1 इज इक्वल टू 1, तो c यहाँ पे e आ जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे e, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ 80% ऑफ लेजर प्रिंटर यूज्ड ऑन ए laptop operators well all that time of installation, the rest requires some adjustment, a vendor sell 5 printer during a given month, the probability that at least 2 of the printers operator correctly upon installation, at least 2 बताना है, तो यानी कि probability of x is greater than equal to 2, और इस कैसे निकालते हैं 1 माइनस p of x is इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे निकालनी है, 1 की निकाल के और 1 में से क्या कर दें माइनस कर दें। फॉर्मूला हमारे पास बताइए क्या होता है, 1 माइनस एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। 1 माइनस एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास कितना है 5 प्रिंटर है ना, तो 5c, आर हमारे पास कितना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू आर होता है तो 1, p हमारे पास कितना है 80%, 80% करेंगे तो इसको मतलब 0.8, 0.8 की पावर 1, और ये क्यों क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। जब हमने इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको जब सोल्व करेंगे -5c1 तो -5 0.8, और ये हमारे पास कितना होता है 0.2 की पावर कितनी है 4, 0.2 की पावर हमारे पास कितनी है 4, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.0016। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इनको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.9936, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.9936। तो देखो किस में मैच हो रहा है, यहाँ पे 0.9936 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 328 गिवन है। ठीक है, तो वैसे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर तो ये आया है 0.9936 हमारा क्या है एग्जैक्ट आंसर है, इस हिसाब से हमारा नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे 0.993 है ना, राउंड फिगर करेंगे यहाँ पे 8 है तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 0.9933 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट है। बाकी आप इसका आंसर की से ऑफिशियल आंसर की में बता देना मुझको कि क्या आएगा, मेरे हिसाब से इसका डी है नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 0.9936 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है 328। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ से नन ऑफ दिस इसका आंसर है। तरीका मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर एंड पी, तो ये सीधा हमारे पास क्या पूछ रखा है, फॉर्मूला पूछ रखा है किसका, मूवमेंट, फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसका फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा यही होता है 1 माइनस पी प्लस पी e की पावर t और पूरे की पावर n, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये सीधा फॉर्मूला पूछ रखा है। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी ए पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद मीन पैरामीटर के, हमारे पास मीन ऑफ पैरामीटर के दे रखा है। पॉइजन रैंडम वेरिएबल में जो हमारे पास मीन और वेरिएंस क्या होते हैं सेम होते हैं, और मीन को हम डिनोट करते हैं ई एक्स ऐसे डिनोट करते हैं, और वेरिएंस को वी एक्स ऐसे डिनोट करते हैं, और ये दोनों क्या दे रखे हैं हमारे पास 10, मेन पैरामीटर हमारे पास कितना दे रखा है तो 10, तो ये हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स की वैल्यू भी 10 वी एक्स की वैल्यू भी 10। तो देखो वेरिएंस, तो ये गलत है, ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन वाई देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से हमें कौन सी स्टेटमेंट हमारे गलत है ये बताना है। तो देखो x और y हमारे पास कोई दो नंबर x लेस देन y, ग्रेजुएशन में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स बताना है। तो देखो बिल्कुल ठीक है, देयर आर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू क्यू सच दैट, हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर इसमें एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन में देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज लेस देन एन लेस देन, मैंने बोला देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल और रैशनल और इरेशनल नंबर, तो एन यहाँ पे एन नेचुरल नंबर बोला है, तो क्या इसमें सारे नेचुरल होंगे, नहीं ये गलत है, इरेशनल भी होंगे रैशनल भी होंगे, तो अकेले नेचुरल नहीं आएंगे, ये गलत है। ठीक है,
और ये हमारे पास ठीक है, ए अगर लेस देन जीरो नेगेटिव है तो ए एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन वाई, ये भी ठीक है। और डी ए प्लस एक्स इज लेस देन ए प्लस वाई, बिल्कुल ये भी हमारे पास ठीक रहेगा। ठीक है, ये आप दोनों एग्जाम्पल से करके देख लेना, ये ठीक आएंगे। ओके, तो इसका नेचुरल नंबर वाला कंसेप्ट ये गलत है, यहाँ पे रैशनल और इरेशनल वाला ही कंसेप्ट चलता है, ना कि नेचुरल नंबर वाला। ठीक है, ये तो पढ़ते ही पता चल जाता है, ग्रेजुएशन में अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, पी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल और क्यू इज कॉन्टिन्यूस। हमें पता है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि पी किसको इम्प्लाई करेगा हमारे पास, क्यू को। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हमारे पास नहीं होती, क्यू इम्प्लाई करेगा क्यू को, कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है नहीं। मोड एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि जो इसकी लिमिट आएंगी -1 और 1 आएगी, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूस होगा, मोड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल भी पता चल गया। ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट, यानी कि पी ही इम्प्लाई करेगा क्यू को, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लेट एक्स एंड वाई बी टू इरेशनल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू बताना है। सम ऑफ टू इरेशनल फंक्शन इज इरेशनल, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल। ठीक है, सम इरेशनल ही आएगा ऑलवेज, क्योंकि √2 प्लस √2 हमेशा 2√2, कोई भी दो इरेशनल नंबर ही लेने हैं, तो दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इरेशनल नंबर ही हमें देगा। तो फर्स्ट यहाँ से गलत, सेकंड ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर ले लो, √2 और मैंने क्या ले लिया, √2, तो इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, ये हमारे पास ठीक हो गया। तो यहाँ यानी कि जो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट अमंग दी फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट कार्डिनलिटी। डिफरेंट कार्डिनलिटी बतानी है किसकी होगी, डिफरेंट कार्डिनलिटी मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एन की क्या होती है, अलिफ नोट। क्यू की कार्डिनलिटी भी हमारे पास होती है अलिफ नोट, और जेड क्रॉस जेड की कार्डिनलिटी भी क्या होती है, अलिफ नोट, और जेड की कार्डिनलिटी भी क्या होती है, अलिफ नोट। एन जेड क्यू इन तीनों की कार्डिनलिटी हमारे पास सेम होती है। ठीक है, जेड क्रॉस जेड आ जाए, एन क्रॉस एन आ जाए, क्यू क्रॉस क्यू आ जाए, क्या होती है इनकी, अलिफ नोट होती है। और कार्डिनलिटी ऑफ जो आर होती है उसकी होती है कंटिनम। ठीक है, जब कोई बच्चा नेट की तैयारी करता है तो उनको ये ज़्यादा अच्छे से पता है, उस चैप्टर में आता है काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी में। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ आर की होती है हमारे पास कंटिनम, इसकी फुल फॉर्म है सी। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होगी, सी। तो इसका मतलब इसका हमारे पास क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सेट एंड इट्स प्रॉपर सबसेट हैव से नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये सीधा हमारे पास इसने डेफिनेशन पूछी है, और डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, एन इनफाइनाइट सेट इज ए सेट विच इज़ इक्वल टू प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक इनफाइनाइट सेट ही ऐसा इकलौता सेट होता है जो इक्विवेलेंट होता है किसके, इनफाइनाइट जो सेट होता है, इनफाइनाइट सेट जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है किसके, प्रॉपर सबसेट के। ठीक है, प्रॉपर सबसेट के, तभी ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बोला है कि कब इक्वल होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जब वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द सम इज, इसका सम बताओ, 2 यहाँ से बाहर ले लो, ये कॉन्स्टेंट है तो k इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे बचा k। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का क्या होता है, 2 इंटू n प्लस 1/2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बनता है, इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये तो n इंटू n प्लस 1, n में कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, पहले इवन पुट 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3, 2 + 6, और 3 ओड पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4 × 12, हमेशा क्या नंबर आएगा हमारे पास, इवन। तो इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन ये भी क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, तो फर्स्ट ऑप्शन में पुट करेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन 3, ये तो गलत है। सेकंड में log 1 कितना होता है, 0 इज ग्रेटर देन e⁻−1, 0 इज ग्रेटर देन ये क्या होता है, 1.2
इसकी वैल्यू होती है 2.718 और इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.36, ये भी गलत, जीरो ये बड़ा नंबर है, जीरो लिख दिया, ये भी गलत। यहाँ पे log 1 क्या होता है, जीरो, और लेस देन ई रेज टू द पावर 1, जीरो इज लेस देन 2.718, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन 1 की पावर 1 इज लेस देन 2 की पावर 1, तो 1 इज लेस देन 2 होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें पुट करेंगे हम समीशन से के फोर, इसको हम ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, 72th क्वेश्चन को इसने बोला है समीशन, वैसे इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो के की पावर 4 है, तो जब हम इसको खोल लेंगे तो इसको लिखेंगे 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये 4 कैसे गड़बड़ी में हो गया भाई, देखो ये हो जाएगा 2 की, इसको साफ करेंगे 1 मिनट के लिए। देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस अप टू सोन, ये चलेगा। तो क्यों ना मैं n इज इक्वल टू 1 ले लूँ, n इज इक्वल टू जब मैं 1 लेंगी तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे इन ऑप्शंस में n को 1 पुट करके देखो, जो हमें 1 ऑप्शन दे रहा, मतलब 1 आ रहा है जिसको सोल्व करके, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में पुट करो 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 30, कितना हो गया ये 4 3 12, 12 दूनी 24/30, ये तो गलत है, नहीं आएगा। यहाँ पे पुट करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 और 2 4 इंटू फिर 2 3 और 2 5 डिवाइड बाई 30, कितना हो रहा है, ये हो गया डिवाइड बाई 30। ऊपर हमारे पास कितना आ गया, 5 चौके 20 दूनी 60, ये 20 दूनी 60 होते हैं, गलत, 20 दूनी 40, ये भी नहीं है, 40/30 ये भी नहीं है। यहाँ पे पुट करो 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 6 में से 1 गया, यानी कि 5, 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 30/30, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे लंबे क्वेश्चन देखे तो सीधा ट्रिक से यूज़ कर लिया करो, यानी कि वैल्यू 1 2 3 पुट करके हमें आंसर मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 2 3 3 4, ये हमारे पास जो PMI जिसने पढ़ा है 11th क्लास में उसका क्वेश्चन है। और उसका क्वेश्चन पता है क्या कहता है, वो हमारे पास ये कहता है 1 2, ये सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होता है n इंटू n प्लस 1 होता है, और इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, n इंटू, इसका फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी मैं बता तो रही हूँ। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा n इंटू n प्लस 1 इसको मैं सोल्व करके भी बताऊं क्या, इसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/3। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक चलेंगी, तो इसका n इंटू n प्लस 1 इसका फॉर्मूला रहेगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है PMI का, जो हमारे चैप्टर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे हमें निकालना है n-1, तो n की जगह n-1 पुट करेंगे, तो n की जगह n-1 जब हम पुट करेंगे तो n-1, और ये हो जाएगा n, और वो n प्लस 2 था ना, तो n-1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना, n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3, तो इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 1 इंटू n, तो n क्यूब माइनस n डिवाइड बाय 3, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीधा फॉर्मूला ही था। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे करना है। -1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन 1/n इंटू n प्लस 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो ये इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो भूल जाओ, ये है नहीं, तो यहाँ से इसको देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन, ये है 2 इंटू 3, तो इसको हम क्या लिख सेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 अपॉन, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, 1 मिनट, इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, इसको क्या, इसको भूल जाओ, ये है नहीं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, प्लस इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4, प्लस इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे
इसको n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1, n+1, ये क्या हो गया, n+1 इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, अलग अलग सेपरेट कर लिया, यानी कि 3 बाय, यहाँ पे हो गया 3/2 इंटू 3, फिर माइनस यहाँ पे क्या था, अभी हमने बताया था 3 - 2, तो 3 - 2 यानी कि 2/2 इंटू 3 प्लस अप टू सो ऑन, उसको लिखा n+1/n इंटू n+1 माइनस n/n इंटू n+1। यहाँ तक आ गया समझ में। तो इसको हमने ऐसे किया। अब क्या करना है, अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 1/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/3, यहाँ से n+1 से n+1 कैंसिल, ही हो गया 1/n माइनस n से n कैंसिल, ही हो गया 1/n+1। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो ये टर्म होंगी, ठीक है, तो अब हमारे पास देखो जो मैंने बोला था -1/2 को निगलेक्ट कर दो, तो एक ये क्या है -1/2, तो -1/2 ये था। अब देखो -1/2 से 1/2 हमारे पास कैंसिल हो गया, ये आगे वाली सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ये प्लस का जो 1/n ये भी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको खोलोगे ना तो ये सारे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। देखो कहीं तो इसमें गड़बड़ी हुई है, देखो दोबारा देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो ये -1/2 है, इसको आप लोग ऐसे करो, इसमें क्या करो, +1/2 ऐड कर दो, -1/2 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा अब इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया -2/2 यानी कि -1 आ गया। ठीक है, ये अब इसको ध्यान से समझना, देखो ठीक है, वो पहले वो थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा था, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया -1/2 +1/2, तो -1/2 को सोल्व किया तो -1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास बना 1 माइनस उस 1/2 को जो हमने लिखा था ना +1/2 को, वो हमने लिख दिया 1 प्लस ये माइनस का 1 है हमारे पास। ठीक है, ये +1/2 यानी कि 1/2 प्लस आगे क्या है 1 इसको 2 इंटू 1 लिख दो, 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/n इंटू n+1। यहाँ तक आ गया समझ में ना। अब देखो अब क्या करना है, अब इसको तो एज इट इज इसको ब्रेक कर लो, जैसे मैंने अभी पहले किया था ब्रेक। 2 - 1/2 इंटू 1 प्लस 2 3 माइनस 2/2 इंटू 3 प्लस 4 - 3/3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन n+1 माइनस n/n इंटू n+1। ये हो गया, आ गया समझ में। ये -1 तो हमारा चल ही रहा है। अब देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे, -1 तो चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 2/1 2/2 इंटू 1 माइनस 1/1 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 1 लिख लो या 1 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 3, क्योंकि जब इनको हमने वो ऐसे लिखा था ना तो अलग अलग कर लो, नीचे डिवाइड मतलब करते हैं ना सबको अलग अलग से, तो इसको अलग अलग कर लिया मैंने इनको 2 इंटू 3 प्लस अप टू सो ऑन, ये क्या बच जाएगा n+1 डिवाइड बाई n इंटू n+1, और ये हो जाएगा -n इंटू n+1, n डिवाइड बाई n इंटू n+1। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से बचा हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचा था 1/2, ये है 1/2, ये हमारे पास बचा 1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस का 1/2 और यहाँ पे माइनस का 1/2, तो ये तो हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2। अब यहाँ पे देखो आगे ये n+1 से n+1 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये सारी टर्म हमारे पास कैंसिल है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, अभी भी कुछ गड़बड़ी होगी कैलकुलेशन में, कहाँ गड़बड़ी हो रही है यार। देखो ये तो प्लस का 1 हमारे पास बचा, ये बचा हमारे पास 1 माइनस ये 1/2 आगे वाली हमारी कैंसिल होगी, तो 1 माइनस ये बचा 1/n+1। ठीक है, 1 माइनस 1/n+1 ये हमारे पास टर्म बची है। जब इसको हमने सोल्व करेंगे, जब हमने इसको सोल्व किया, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कहाँ वो नहीं पता चल रही। ये 1 है,
और एक माइनस का 1 हमारे पास ऑलरेडी ये है, तो ये तो कैंसिल। ठीक तो है भाई, देखो ये 1 हमारे पास यहाँ से बचा, ये 1 प्लस का 1 माइनस एन 1/n+1। अब यहाँ पे एक 1 ये है माइनस का 1, तो माइनस के 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, माइनस का 1/n+1। इतना सोचने की क्या ज़रूरत थी यार। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो वहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास ये आया था 1 माइनस का 1 तो ऑलरेडी था, प्लस का 1 उसको काटेंगे, जब हमने उसको काटा था 2/1 × 2 को 2 ये काटा था, तो हमारे पास ये 1 आया था। ठीक है, तो लास्ट में सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो गई थी, कैंसिल आउट हो गई थी 1/2, और यहाँ पे यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास प्लस का 1/2 माइनस का 1/3, ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट होके हमारे पास लास्ट में बचा था माइनस का 1/n+1 बचा था, 1 से 1 कैंसिल, तो लास्ट में हमारे पास माइनस 1/n+1 हो गया था। ठीक है, तो कई बार समझ में नहीं आता खुद की कैलकुलेशन कैसे करके। ठीक है, तो देखो इसी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे था तो ईजी, और इसी क्वेश्चन ने देख लो कितना टाइम लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling 40 fountain pens a shopkeeper lost the amount equal to the cost price of 12 पेन। तो लॉस परसेंटेज निकालने, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सेलिंग पेंस, कितने सेलिंग करें उसने, सेलिंग पेंस। ठीक है, सेलिंग प्राइस या सेलिंग पेंस जो इसने बोला है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने, तो लॉस देखो 40 उसके पास फाउंटेन पेंस थे, और उसने क्या करा, लॉस्ट द अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस के इक्वल जो अमाउंट है उतने उसने लॉस कर दिया। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल है, क्योंकि जितना कॉस्ट प्राइस था उतना ही उसने लॉस किया। तो यानी कि 12 अपॉन सेलिंग प्राइस कितना है 40 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4×12 यानी कि 30 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 30% हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना हो गया उसका 30%। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आज बस इतना ही करते हैं, इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से करेंगे ना कि मैंने कैसे किया था, साथ के साथ कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी किसी कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लगे, ना समझ में आए, तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती होंगी, समझ में आती होंगी, और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहीं पर आपको अपकमिंग क्लासेस और PDF जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।